Yes, a very good evening, guys. I welcome you all to An Academy CA Foundation YouTube चैनल. सो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारे इस YouTube चैनल पे. इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का बेटा नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स. ये वीडियोस हमारे मई एंड जून 2022 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है. एंड ये बेटा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1. अगर आप में से किसी ने भी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पहले नहीं पढ़ा होगा, फिर भी वो ये सेशन को देख सकता है. अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, फिर भी आप इस सेशंस को देखिए. 4 सेशंस में हम पूरे चैप्टर 1 को खत्म करने वाले हैं. बहुत ही जबरदस्त हमारे क्या बताइए लेक्चर्स होने वाले. तो आइए इस लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा. आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट. एंड दोस्तों, मैं आप सबको पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के. एंड जो है सीए इंटर लेवल पे भी मैं आप सबको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं. तो अगर आपको मुझसे फाउंडेशन में पढ़ के मजा आता है तो आप इंटर में भी मुझसे बाद में पढ़ सकते हैं. दोस्तों, ये है हमारी बाहुबली टीम जो आपको अन अकेडमी में सीए फाउंडेशन लेवल पे आप सबको पढ़ाते हैं. एंड आप जब अन अकेडमी से जुड़ जाते हैं तो अन अकेडमी पे आपको 2 प्लेटफॉर्म्स पे क्लासेस मिलती हैं. एक होता है हमारा यूट्यूब चैनल एंड दूसरा होता है हमारा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप. आपको दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस मिलती है, जैसे कि हमारा अन अकेडमी सीए फाउंडेशन चैनल है एंड अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आसानी से बेटा इंस्टॉल कर सकते हैं. यहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना पड़ता है सीए फाउंडेशन. एंड देन बेटा आप हमारे इस अनअकैडमी ऐप पे भी 2 तरह की क्लासेस देख सकते हैं. एक होता है स्पेशल क्लासेस एंड एक होती है हमारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लासेस. स्पेशल क्लासेस भी एकदम फ्री होती है. 3rd ऑफ जनवरी से हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करेंगे मई एंड जून 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए. एंड अगर आप दोस्तों हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्ड मैनर में पढ़ाना चाहते हैं, सो भाई साहब आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. लक्ष्य 2.0 बैच आप ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं. ये एक कंप्लीट बैच है. इसमें अगर आपने फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, फिर भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. 22 दिसंबर से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है. अभी ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं. आप इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करें, आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में सेम क्लासेस मिलती है, लेकिन प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं एंड आइकॉनिक में आपको पीडीएफ नोट्स लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रिंटेड बुक्स, पर्सनल कोच जो आपको हेल्प करेगा पढ़ाई करने में, स्ट्रेटजीज बनाने में, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड स्टडी प्लानर जैसे एडिशनल फीचर्स आइकॉनिक वाले बच्चों को मिलते हैं. तो अगर आप एमबी सर कोड को यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाता है, चाहे आप प्लस का ले या आइकॉनिक का. बट सबसे बेस्ट होता है बेटा आपका कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. फाउंडेशन के बाद वैसे भी इंटर की क्लास तो लगानी ही है. अगर आप 2 साल का कॉम्बो ले लेते हैं जिसमें आपको फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस मिल जाती है, तो अनअकैडमी में 2 साल तक फाउंडेशन एंड इंटर की जितनी भी बैचेस होगी आप सब देख सकते हैं. तो पहले 6 मंथ्स आप फाउंडेशन की बैचेस देखिए, फाउंडेशन पास हो जाइए, देन आपके पास 1.5 ईयर्स और बचते हैं. आपके पास और 18 मंथ्स बचते हैं जिसमें आप सीए इंटर की पढ़ाई कर सकते हैं. सबसे बढ़िया बेटा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. अगेन इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की. एमवी सर कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा. जैसे प्लस का कॉम्बो है वैसे आइकॉनिक का भी कॉम्बो होता है. सो आइए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स चैप्टर 1. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में आपको ये पढ़ाया जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स. ठीक है, सबसे पहले ये आपको पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो इसके लिए मैं जनरली एक स्टोरी आपको बताता हूं, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. एक सेशन है मेरा इकोनॉमिक्स वाला, मैं आपको बताता हूँ, वो लिंक आप जरूर देखना. बहुत जबरदस्त, बहुत फनी स्टोरी मैंने एक बनाई है. ठीक है, तो वो आप जरूर देख सकते हैं, वो आप जाके. ठीक है, लाइव डेली लिंक में आपको मिल जाएगा. एमबी सर वाले टैब पे जाना, एमबी सर वाले टैब पे जाना. यहाँ पे आपको बेटा क्या मिल जाएगा, ये रहा बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. एक बार बस देखना यहाँ पे. बहुत फनी स्टोरी मैंने बताई है इसमें. ठीक है, एक फनी स्टोरी बताई है मैंने, ये जाके देखना. ठीक है, तो बस पर आप सबको बेसिक तो पता ही है, इतना मुझे विश्वास है आप सब पे कि देखो हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, कि देखो हर जगह पे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स के वांट्स अनलिमिटेड वांट्स होते हैं.
एंड इन अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको जो रिसोर्सेस की मदद लगती है, वो रिसोर्सेस इन वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। फिर से, ह्यूमन बींग्स के वांट्स, हम सबके वांट्स अनलिमिटेड होते हैं एंड इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज लगते हैं वो वांट्स के कंपैरिजन में, वांट्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं या स्केर्स होते हैं। स्केर्स मतलब क्या? कम होना। इसलिए यहां पे बोला जाता है कि रिसोर्सेज आर रिलेटिवली लिमिटेड एज कंपेयर्ड टू वांट्स। एंड किस तरह से हम हमारे ये लिमिटेड वांट्स को यूज करते हैं हमारे इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उस प्रोसेस की पढ़ाई को मैं बोलता हूं इकोनॉमिक्स। उस प्रोसेस की पढ़ाई को बोलता हूं इकोनॉमिक्स, राइट। सो कैसे हम हमारे इन लिमिटेड या रिलेटिवली मतलब क्या? देखो, रिसोर्सेज वैसे स्केर्स नहीं है, लेकिन जब मैं इनको वांट्स के कंपैरिजन में देखता हूं ना, तो मुझे ये लिमिटेड लगते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि एक है समझ लो रोहन की हाइट है बेटा 5'8", ये रोहन की हाइट है। अब ये ज्यादा है या कम है, कैसे समझेगा? तो मैंने बोला अगर मैं रोहन की हाइट को कंपेयर करूं राजू के हाइट से, तो राजू की हाइट है 6 फीट। तो राजू के हाइट से मतलब क्या? रोहन इज रिलेटिवली शॉर्टर देन राजू। तो रिलेटिवली मतलब क्या? कि रिसोर्सेज हमारे वांट्स के कंपैरिजन में स्केर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्या बात समझ में आ रही? बताइए फास्ट। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं? और कैसे हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, बांटते हैं हमारे इन वांट्स में, उसी प्रोसेस को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो देखिए, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच relatively scarce resources are allocated to satisfy competing unlimited wants of human beings in a society। ये होता है इकोनॉमिक्स, बेसिक डेफिनेशन। लेकिन अब मेरी बातें सुनेंगे जल्दी से। अब मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ना, वो यही दो बेसिक फंडों के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि सीए कोर्स किस पे बना है बेटा? सीए कोर्स का फंडामेंटल क्या है, बेसिक क्या है? सीए फाउंडेशन। अगर आप सीए फाउंडेशन के ऊपर ही पूरा आपका सीए कोर्स बना, सीए फाउंडेशन बेस है, फिर सीए इंटर, सीए फाइनल, वैसे ही वैसे ही बेटा बोल रहा है इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो दो बेसिक फंडों के ऊपर बना है। क्या है दो बेसिक फंडे? उसको बोलता हूं मैं the two fundamental facts that form the subject matter of economics। यही है फैक्ट्स क्या? कि ह्यूमन बींग्स के वांट अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए जो मुझे रिसोर्सेज लगते हैं, या मैं रिसोर्सेज को मीन्स भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मीन्स भी बोल सकता हूं। जो मेरे वांट्स को पूरा करने के रिसोर्सेज या मीन्स लगते हैं, वो इन वांट्स के कंपैरिजन में स्केर्स होते हैं या लिमिटेड होते हैं। ये दो बेसिक फंडों के ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बना हुआ है। क्या बात समझ में आ रही? बताइए फास्ट। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से फास्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे। मेरी आगे बात सुनेंगे। नेक्स्ट बात सुनेंगे ध्यान से। अब इसी चीज को मैं बोलता हूं, जब वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज रिलेटिवली स्केर्स है, इसी चीज को बेटा मैं बोलता हूं प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। क्या बोलता हूं? प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। कि मेरे वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज रिलेटिवली स्केर्स है, इसे बोलता हूं प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। अब ये जो बेटा प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है? हमेशा वी आर फॉरएवर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। हम हमेशा फोर्स हो जाते हैं चॉइसेस लेने के लिए कि यार अगर मेरे 10 वांट है, अगर मेरी 10 इच्छाएं हैं, मैं 10 की 10 इच्छा पूरी नहीं कर पाता हमेशा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो मुझे इन 10 इच्छाओं में से चूज करना पड़ता है कि भैया पहले कौन सा वांट पूरा करूं।
तो वी आर फॉर एवर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। समझा? एंड हमेशा ऐसा होता है कि हम हमारे अनलिमिटेड वांट्स में से कुछ ही वांट सेटिस्फाई करते हैं एंड बाकी सारे वांट्स का हमें बलिदान देना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहे बेटा। नेक्स्ट, हाँ, आर के चौहान जी मैं रोज पढ़ाता हूँ बेटा, 6:15 इस चैनल पे रोज पढ़ाता हूँ। चलिए, मतलब मंडे टू सैटरडे। चलिए आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट अब बोलता है ये जो प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम? डिलेमा मतलब प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी है, ये प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी हर इंडिविजुअल को लगती है। ये प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी हर सोसाइटी में होती है, हर कंट्री में होती है। अरे ये प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी घर घर की कहानी है। कहानी घर घर की, कहानी घर घर की। और जैसे हर घर घर में हमारी मम्मी भी क्या करती है बेटा, मंथ के एंड में, महीने के एंड में बोलती है या महीने के स्टार्टिंग में बोलती है, अरे यार मेरे पास तो इस महीने में सिर्फ 30,000 रुपए है, कैसे मैं सारे वांट्स को सेटिस्फाई करूं, बच्चे के वांट्स को, अपने हमारे पापा के वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करूं। तो वो भी इकोनॉमिक्स ही यूज करती है। वैसे ही बोल रहा है, एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक कंट्री के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं लेकिन अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी हर घर घर की कहानी है एंड इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स शब्द जो है बेटा वो आया है ओइकोनोमिया शब्द से, और ओइकोनोमिया शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ओइकोनोमिया ये एक ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है बेटा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है इसका मतलब? कि कैसे हम घर घर में इस प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये हर घर घर की कहानी है। क्या फील आया मुझे बताइए फास्ट, यस और नो, जल्दी से। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ओके, ईशु गुप्ता जी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पार्टी वाला एग्जाम्पल जो है वहां पे आप देख सकते हैं। वेरी वेरी गुड सिद्धि जी। क्या आगे बढ़े बताओ फास्ट, क्या आगे बढ़ सकते हैं यार? और लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट अब बात समझना। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ क्या, हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई द इनफाइनाइट वांट्स एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस गुड्स अमंग आवरसेल्व्स। है ना, कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारे अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करते हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, हावेवर, इस डेफिनेशन में और दो चीजें हमने कंसिडर नहीं की। हाँ, दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में और दो चीजें आती है। ये सारी चीजें आपके बुक में लिखी है, आप बुक में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में और दो क्या आती है, और दो चीजें आती है बेटा। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 मैंने नहीं पढ़ा है तो इसलिए तो भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है मोहित, हाँ इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं पढ़ा इसलिए कैसे सवाल पूछते हैं। चलो हाँ आगे आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा आगे क्या है। तो बोलता है देखो, वो डेफिनेशन बराबर थी, लेकिन हमने उस डेफिनेशन के अंदर क्या कंसिडर नहीं किया। मैंने बोला कि मेरे रिसोर्सेस क्या है, मैंने बोला मेरे रिसोर्सेस लिमिटेड है एंड हमारे वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है। यस, मैंने यही चीज बोला। हाँ सर, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये रिसोर्सेज फिक्स्ड रहते हैं क्या आपको नहीं लगता जैसे रिसोर्सेज में क्या आ सकता है, ह्यूमन बींग्स मतलब लेबर आ सकते हैं। लेबर, आपको समझ लो कोई प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लेबर वर्कर्स को यूज करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स भले ही लिमिटेड हो लेकिन क्या उनकी स्किल फिक्स्ड रहेगी क्या? अरे उनकी स्किल भी तो इंप्रूव होंगी दिन ब दिन। वैसे ही हमारे रिसोर्सेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी दिन ब दिन इंप्रूव होते जाती है। तो वो वाला फैक्टर तो तुमने कंसिडर ही नहीं किया डेफिनेशन में। समझ लो बात को क्या बोल रहा हूं, समझ लो बात को मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज बताइए फास्ट। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में और दो चीजें आती है। आइए पढ़ते हैं वो क्या है।
आइए पढ़ते बेटा, वो क्या है देखेंगे। तो बोलता है जैसे कि क्या आपको नहीं लगता कि दिन ब दिन क्या हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। जैसे कि अगर पॉपुलेशन हमारे कंट्री का बढ़ेगा तो क्या नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे, काम करने वाले लोग बढ़ेंगे। अगर लोग बढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें बना पाओगे, ज्यादा वार्ड सेटिस्फाई कर पाओगे। हाँ, मतलब कि पॉपुलेशन लेबर भी तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लेबर फोर्स बढ़ेगा। सर ये क्या है, ये हमारे कंट्री का पॉपुलेशन का चार्ट है कि देखो 2010 से 2020 तक ऐसे ऐसे पॉपुलेशन बढ़ा है। और हमारे नहीं क्या मोदी जी बोलते हैं 130 करोड़ देशवासियों, तो कहां से वो नंबर आया है, ये है बेटा देखो 131 करोड़ का नंबर था हमारा 2000 इसमें 19 और 2020 में भी इसके आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो अभी भी क्या बाबा आदम के जमाने के रॉ मटेरियल यूज करेंगे क्या, नहीं, विद इन टाइम नए नए सोर्सेस से हम रॉ मटेरियल्स ला सकते हैं। तो रॉ मटेरियल्स भी हमारा क्या कर सकते हैं बताओ, हम नए नए जगह से रॉ मटेरियल्स ला सकते हैं, मतलब फिर से हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ सकती है। हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी फिक्स्ड नहीं है, वो भी इंप्रूव होते जाती है। मतलब क्या है, इन फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। फील आ रहा है, इन फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट नेक्स्ट है, दिन ब दिन आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस होते जा रही है। पहले पुराने जमाने में ऐसी हाथ से चलाने वाली मशीनरी आती थी, आज भी आती है, कपड़े सिलने की हाथ से चलती मशीनरी, पर आजकल देखो ऐसी ऑटोमेटिक मशीनरी आ गई। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो न्यू एंड बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आते हैं, इसको यूज करके हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि आपने ये पॉइंट क्यों नहीं कंसिडर किया पहले कि हमारे रिसोर्सेज है तो लिमिटेड, लेकिन उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी ना। समझ रहे हो। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4, नॉट ओनली हैज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज्ड। देखो नंबर ऑफ रिसोर्सेज तो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। जैसे कि ये हाथ से चलाई हुई मशीनरी से ज्यादा अच्छा कपड़ा बनेगा, या मुझे बताओ ये ऑटोमेटिक मशीन से ज्यादा अच्छा क्वालिटी बन पाएगा। ऑटोमेटिक मशीन से ज्यादा अच्छा क्वालिटी एंड सेम स्टैंडर्ड क्वालिटी में चीजें बना सकते हैं। मतलब कि बोल रहा है कि रिसोर्सेस की क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है, उनकी क्वालिटी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट देखेंगे, साथ ही साथ लोगों का एजुकेशन बेहतर होते जा रहा है, लोग नए नए तरह के स्किल्स अक्वायर कर रहे हैं, जिससे उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, काम करने की क्षमता बढ़ रही है। समझ रहे हो। तो इसी को हम क्या बोलते बताओ कि हमारे ये जो 5 पॉइंट है, ये इनको भी हमें इकोनॉमिक्स में कंसिडर करना चाहिए। मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या है कि देखो हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे हमारे अनलिमिटेड बॉन्ड्स में एलोकेट करते हैं, ये पहला पॉइंट। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि these are the processes by which the productive capacity of resources is increased। ऐसे कौन से प्रोसेसेस है जिससे हमारे रिसोर्सेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, उनके बारे में भी तुम्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए। उनके बारे में भी तुम्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए। ओके एंड देखो, तो मैंने दूसरा पॉइंट ऐड कर दिया। इट ऑल्सो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स, देखो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स with the processes by which the productive capacity of resources is increased। ये सारी चीजें बुक में लिखी है, आपके स्टडी मेट में लिखी है, मैं बताऊंगा बाद में। चलो अब थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ कि हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लेकिन क्या ऐसा होता क्या कि बस ऐसा दनादन बस बढ़ता ही जाएगा इनकम, ऐसा होता है क्या? क्या एकदम ऐसा स्मूथली ग्रो होती है क्या चीजें बताओ? क्या ऐसा स्मूथली ग्रो होती है क्या? नहीं सर ऊपर नीचे तो चलते रहता है जीवन में। मतलब कि हमारे इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उनके बारे में भी पढ़ाई हमें इकोनॉमिक्स में करनी चाहिए। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, There have been periods in which output has not only failed to grow but also declined sharply। जरूरी नहीं है कि आपके कंट्री में जो टोटल जीडीपी बनता है, टोटल प्रोडक्शन होता है, वो दिन ब दिन बस ऐसे बढ़ते जाएगा।
अरे वो तो कभी कभार बढ़ता है, कभी कभार गिरता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं बीसी के, सॉरी, इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में पढ़ते हैं, बिजनेस साइकिल्स में, कि भैया उतार चढ़ाव तो इकोनॉमी में चलते रहते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है इनके बारे में भी हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए। तो देखो, फैक्टर्स which have led to sharp fluctuation in the utilization of resources, इसके बारे में भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मतलब कि इकोनॉमिक्स का फुल डेफिनेशन क्या है, आइए बेटा फुल डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स की। क्या है फुल डेफिनेशन? सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में कि कैसे एक कंट्री अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करती है अपने वांट्स में। दूसरा पॉइंट आता है कि हम इकोनॉमिक्स में उन प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ते हैं जिससे हमारे रिसोर्सेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। एंड हम इकोनॉमिक्स में हमारे इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उनके बारे में भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यह है फुल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बात समझ में आ रही है बताइए फास्ट। अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपके बुक में कहां पे है, ठीक है, तो सीए फाउंडेशन, चलिए देखेंगे आपके बुक में, चेक करेंगे क्या आपके बुक में है कि है या नहीं, चेक करेंगे। चलिए, ओके, यस, ये देखो, क्या ये चीज है या नहीं बताओ। ये है पेज नंबर 1.13। मैंने जो अभी पढ़ा है वो यही वाला पॉइंट आपको पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स में ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए क्या आगे बढ़े बताओ फास्ट, क्या आगे बढ़ सकते हैं? ओके, ओके, चलिए, वेरी वेरी गुड। नहीं नहीं बेटा, भरोसे की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें आपके बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है। ओके सर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बात आती है कि सर, पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम इकोनॉमिक्स नहीं है सर। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। अभी तो सर आपने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होता, पर हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, चलिए बेटा प्लीज स्पैमिंग ना करें, ठीक है, खतरों की खिलाड़ी होगा, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ओके, हाँ बेटा स्टार्टिंग से, ये प्रदीप स्टार्टिंग से तो बता रहा हूँ। चलो अब एक स्टोरी सुनेंगे जल्दी से। तो एक स्टोरी है बेटा, किसकी बताओ? एमवी फूड्स लिमिटेड की स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एमवी फूड्स लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, है। तो इसका कोर बिजनेस, मतलब मेन बिजनेस क्या है इसका? इसका मेन बिजनेस है फूड, मतलब चिप्स बिस्किट बनाते हैं, मेन बिजनेस का फूड का है। एंड इसका सीईओ कौन है बताओ? इसका सीईओ कौन है बताओ? मैं हूं बेटा सीईओ। तो देखो अभी ना इनकी बोर्ड मीटिंग चल रही थी। देखो एकदम कूल ऑफिस है हमारा, एकदम कूल ऑफिस है। सर आप तो दिख नहीं रहे बेटा, ये फोटो जिसने खींचा है ना, ये फोटो जो ले रहा है वो मैं ही तो हूँ, समझ रहे हो? जिसने फोटो निकालना वो मैं ही था। ठीक है, मैं भी हूँ इस बोर्ड मीटिंग में, समझ रहे हो बात को? हम्म। हाँ, ठीक है, हाँ चलो, तो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ आर्यन पाटिल जी, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम अन अकेडमी प्लस में शेयर करेंगे बाद में, जब मेरी इको की बैच आएगी, ठीक है, तो तब करेंगे शेयर। ओके, चलो अभी आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो। चलिए ठीक है, तो ये हमारा एक एमवी फूड्स लिमिटेड का भी बोर्ड मीटिंग चल रहा है। ठीक है, इसका बोर्ड मीटिंग चल रहा है, ठीक है सर, बोर्ड मीटिंग चल रहा है, ओके। आगे, सर सीईओ का भी फोटो नहीं लेता। अरे बेटा देखो, मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ सीईओ बेटा, बहुत ही डाउन टू अर्थ, मैं इतना ऐसा भेदभाव नहीं करता। तो मैंने बोला चलो मैं ले लेता हूँ यार, उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसमें। चलो आगे नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से। तो अब जो है ये हमारे, ये कौन है? ये मैं हूँ बेटा, ये कौन है? ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इधर, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन। सर यहाँ पे तो सिर्फ जेंटलमैन दिख रहे हैं, लेडीज कहाँ है? लेडीज भी है बेटा, वो बाजू में बैठे हैं यार। तुम भी यार, तुम कुछ ही मत सोचा करो यार, तुम बात तो समझो क्या चल रहा है। अभी एमबी फूड्स लिमिटेड में सिर्फ चिप्स और बिस्किट बनते हैं,
सिर्फ चिप्स और बिस्किट बनते हैं। पर अब एमडी सर के दिमाग में एक आइडिया आया। एमडी सर के दिमाग में एक आइडिया आया। सर क्या आइडिया है? एमडी सर के दिमाग में एक आइडिया आते, बोलते कि यार क्या लगता है आपको, क्या हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए? सॉफ्ट ड्रिंक मतलब क्या? मैंने बोला कि एमवी ओला करके, जैसे कोका कोला होता है ना, वैसे एमवी ओला करके एक प्रोडक्ट है मेरा सॉफ्ट ड्रिंक का। तो मैं पूछ रहा हूं मेरे बाकी बोर्ड मेंबर से, क्या लगता है आपको, क्या हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए? फील आ रहा है बात में क्या बोल रहा हूँ? फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ठीक है। तो अब हमारे ये देखो, ये कौन है? देखो देखो आगे ना बेटा, देखो लेडीज भी है, जेंटलमैन दोनों है। आप कुछ भी सोचते रहते हैं, चलो। सो क्या है देखो, तो बाद में हमारे बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बोलते हैं सर थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, ये बहुत ही मेजर डिसीजन है हमारे कंपनी का। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में गए, ये हमारे लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक हमारे कंपनी को इंपैक्ट आ सकता है इस डिसीजन का, थोड़ा सा समय दो। मैंने कहा अरे काय का टाइम चाहिए आपको है? मैं तो मेरा बिजनेस एक्सपांड करना चाहता हूं, यही तो करेक्ट समय है। अरे नाउ इज द टाइम टू एक्सपांड अवर बिजनेस, है ना? सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट भी इतना फास्ट बढ़ रहा है। अरे आप देखो कोका कोला वाला कितना पैसा कमा रहा है, पेप्सी वाला कितना कमा रहा है। अरे हम भी कमाना चाहते हैं यार, हम भी एमजोला लॉन्च करना चाहते हैं। तो बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं अरे सर लेकिन सोचो ना, अरे कंपटीशन कितना ज्यादा है, कोका कोला पेप्सी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये तो ऑलरेडी बिजनेस में कितना जबरदस्त कंपटीशन है। तो मैंने बोला अरे हाँ ठीक है, ठीक है। बोला पर देखो आप ये मत भूलो, स्टेटिस्टिक्स बताते हैं। स्टेटिस्टिक्स क्या होता है ना? स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? आपका सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स, जो पास्ट के डेटा को हम एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन निकालते हैं ना, तो स्टेटिस्टिक्स के थ्रू किया जाता है ना, मीन मीडियन मोड वो सब चीजें निकालते हैं। तो बोलते हैं पास्ट के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि यार अभी भी हम ग्रो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में अगर आ गए तो। और आप ये सोचो ना, अरे फूड बिजनेस जो है वो तो मैच्योरिटी के पास आ रहा है, मतलब कि कुछ समय बाद हम इस फूड बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, हमको कुछ और प्रोडक्ट चालू करना ही पड़ेगा, ऐसा मैं बोल रहा था। फिर ये बोलता है अरे सर पर आप ये क्यों भूल जाते हो, अरे राजू को देखो, राजू फूड्स, उन्होंने भी अपना चालू किया, राजू ओला, उन्होंने भी तो राजू ओला चालू किया, पर वो फेल हो गए, मिजरेबली फेल हो गए सर, उनका तो चला ही नहीं सॉफ्ट ड्रिंक है। सर आप भी जो हमको प्रोजेक्शंस बता रहे हो वो तो पिछले 10 सालों का है। आपने जो स्टेटिस्टिक्स बताए ना, आपने क्या बताया कि पिछले 10 सालों में ऐसा ग्रोथ है, ऐसा जरूरी है क्या वही वाला ग्रोथ फ्यूचर में कंटिन्यू होगा? अरे सर आप सोचो, आजकल ना, अरे सोचो सर, आजकल ना लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए सर, आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, उनको ना ये सब सॉफ्ट ड्रिंक वॉफ्ट ड्रिंक जमता नहीं सर। तो फिर अपना एमकोला कौन खरीदेगा? मैंने बोला तुम डरते क्यों हो? अरे मेरे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स है यार, अनअकैडमी के स्टूडेंट्स खरीद लेंगे, तुम डरते क्यों हो यार? बहुत डरते हैं मेरे बोर्ड मेंबर्स। फिर मैंने आगे बोला देखो, फिर मैंने बोला देखो, देखो दोस्त, मेरे को कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए, नो इफ नो बट्स। मैंने सब डेटा को एनालाइज कर लिया है, मैंने जजमेंट ले लिया है। मैं तुमको पूछ नहीं रहा था एमवीओला, मैंने बता दिया एमवीओला मेरे को होना मतलब होना, समझ रहे हो क्या? देखो, हाँ बहुत ज्यादा ऐसी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि हम ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं फ्यूचर में, समझ रहे हो? मैंने सब प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग सबकी वर्किंग कर ली है। तुम टेंशन मत लो, अगर हमने ज्यादा लंबे समय तक रुक गए ना तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। अरे चलो ना, करते हैं यार हम चालू, एंजोला ब्रांड को लॉन्च करते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको कहानी बताई, ये जो मैंने कहानी बताई, आपने इस कहानी को देख के क्या नोटिस किया, है ना? आपने इसको पढ़ के, इस स्टोरी को सुन के क्या नोटिस किया? आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारी कंपनी को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग क्या होता है वो समझाया जाता है आपके बुक्स में। अभी जो मैंने स्टोरी बताई वो भी बेटा आपके बुक्स में कवर्ड है, देखो बता रहा हूँ। अभी जो मैंने स्टोरी बताई वो भी आपके बुक्स में कवर्ड है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अपने वे में बता दिया आपको, स्टोरी को देखो।
ये देखो, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, दिख रहा है आपको? सॉफ्ट ड्रिंक में जाना चाहिए क्या, देखा? सब चीजें बुक में है बेटा, अपन बुक के हिसाब से चल रहे, बिल्कुल बिल्कुल बुक के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, क्या नोटिस किया तुमने? बोले व्हाट डिड यू नोटिस? तो बोले द मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग का दिक्कत है। समझ रहे हो तुम? पूरा लाइन बाय लाइन वैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग क्या होता है। हाँ, अब पढ़ेंगे बेटा डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। डिसीजन मेकिंग होता है कि देखो, जब आपके सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अब उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आप चुनना चाहते हैं, उसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग करना। तो डिसीजन मेकिंग is refers to the process of selecting the appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end। एक हमारे वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट चॉइस होगा, एक्शन होगा, उसे हम चूज कर लेंगे, है ना। तो हमेशा इस बात को याद रखें, इस पे एमसीक्यू आया है, इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है कि डिसीजन मेकिंग। मुझे बताओ, मुझे एक बात बताना, अगर आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर आपको कोई काम करना है और आपके सामने एक ही ऑप्शन है कि बस वो करूंगा तो ही मेरा काम होगा, तो इसमें कुछ डिसीजन लेने की जैसी बात है क्या? अरे आपके पास एक ही ऑप्शन है, वही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब कि डिसीजन मेकिंग की बात कब आती है? जब आपके सामने दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव जब अवेलेबल होते हैं, तब आप उसमें डिसीजन लेने की बात आती है। इस पे एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे प्लीज, देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट बात आती है, तो हम डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, तीन स्टेप्स करते हैं कि देखो, हम पहले सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं फिजिबल ऑल्टरनेटिव। फिजिबल मतलब क्या, कि हमारे सामने जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए या अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस में रहना चाहिए, है ना, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो इसमें से कौन से पॉसिबल है, कौन सा काम करना पॉसिबल है, पहले उसे असेस करो, इवैल्यूएट करो। देन उसके बाद आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से एक रैशनल जजमेंट लो, मतलब क्या, सोच समझ के एक जजमेंट दीजिए। एंड फाइनली जो वाला आपको ऑप्शन, जो ऑल्टरनेटिव सबसे ज्यादा मस्त लगता है, उसे चूज कर लो। तो ऐसे तीन हमारे स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में। क्या बात समझ में आ रही है, बताइए फर्स्ट। ओके 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 ओके, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे। तो अब बोलेंगे सर ये पर हमको क्यों चूज करना पड़ रहा है? अरे सब कुछ का डालो ना सर, आप एमवी ओला चालू करो, आप एमवी शर्ट चालू करो, आप एमवी एमवी बताओ, एमवी ओला, एमवी शर्ट, है ना, एमवी कैमरा, एमवी लैपटॉप, सब चालू करो ना सर, क्या दिक्कत है? अरे पर बेटा, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के केस में वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेस लिमिटेड, वैसे ही बिजनेस में भी यही होता है कि वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड है। समझा क्या बात? समझ मारी मुझे, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए, सो अब बात करते हैं, इस पे भी एमसीक्यू आता है। अभी जो क्वेश्चन हम बताएंगे, बोलता है जनरली कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, है ना, जनरली कोई भी बिजनेस बेटा हम जब स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस चालू करने के पहले हमको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस पे एमसीक्यू आता है, आया हुआ है एमसीक्यू, तो सुनेंगे सारे सवाल, कौन से क्वेश्चंस पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है, देखेंगे। सबसे पहले आता है, देखो, क्या सबसे पहले हमारे सीईओ ने क्या पूछा था कि क्या हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए क्या? सबसे पहला डिसीजन, शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, क्या मैं बिजनेस चालू करूं या नहीं, यही तो सबसे पहला डिसीजन है। नेक्स्ट, क्या हमारे फर्म को लॉन्च करना चाहिए प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट? बाकी लोगों ने क्या बोला था, अरे सर कोका कोला, पेप्सी, ये तो ऑलरेडी मार्केट में है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, कैसे चालू लॉन्च करूंगे प्रोडक्ट को? अच्छा, तीसरा डिसीजन देखेंगे, सर चलो अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि लॉन्च करना ही है, तुमने डिसाइड कर लिया लॉन्च करना ही है, तो फिर हमको बताओ, क्या बताओ सर, फिर हमको बताओ कि हम कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करें, क्या हम प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव करें प्रोडक्शन,
मतलब लेबरर्स को यूज करें, या हम कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करें, ज्यादा मशीनरी को यूज किया जाए, या मिक्सचर यूज किया जाए, कैसे प्रोडक्शन किया जाए वो सोचते हैं। अगली बातें सोचेंगे, सर चलो ठीक है आपने प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच लिया, अरे प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बॉटल लगेंगी, बॉटल में भर के दोगे ना, ऐसा कैसे दोगे एलबी वाला बताओ, है कटोरी में भर के दोगे सबको, बॉटल लगेंगी, बॉटल रॉ मटेरियल, हाँ फिर तुमको क्या लगेगा इसका कुछ तो वो पानी वानी लगेगा वाटर, फिर उसके कुछ आपको फ्लेवर वगैरह लगेंगे, समझ रहे हो बात को, मतलब क्या कुछ इनपुट लगेंगे, रॉ मटेरियल लगेंगे। अच्छा ये रॉ मटेरियल मैं कहां से खरीदूं, कहां से परचेज करूं, एंड कितने रुपयों पे इसको परचेज करना चाहिए, ये अगला डिसीजन लेना पड़ता है। क्या फील आ रहा है? अच्छा बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ये फ्लेवर जो होती है ना ये मैं खुद भी बना सकता हूं। अगर मैंने ये फ्लेवर जो होता है अगर मैंने अपने ही फैक्ट्री में बनाया, खुद मैन्युफैक्चर किया, तो समझो मुझे 5 रुपए का पड़ता है एक बॉटल में। लेकिन अगर मैं बाहर से खरीदूं, अगर मैं बाहर से इस फ्लेवर को खरीदूं ना तो मुझे 4 रुपए में मिल जाता है। तो क्या करना चाहिए, खुद फ्लेवर बनाना चाहिए या बाहर से 4 रुपए पे खरीदना चाहिए, आप बताओ, आप बताओ फास्ट जल्दी से, क्या करना चाहिए बताओ फास्ट। तो भैया जो सस्ता पड़ेगा वो करने का, खुद बनाना सस्ता पड़ रहा तो खुद बनाओ, बाहर से खरीदना सस्ता पड़ रहा तो बाहर से खरीदो। तो शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स, ये बात आती है। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट डिसीजन है, अब सर हमने सब सोच लिया, सारी चीजें हो गई, ऑप्टिमम आउटपुट सर एक साल में कितनी बॉटल का प्रोडक्शन करे, अरे एक साल में 50,000 बॉटल बनाए, 1 लाख बॉटल बनाए, कितना ऑप्टिमम आउटपुट होना चाहिए, एंड हम एक बॉटल की सेलिंग प्राइस क्या रखें, ये भी एक डिसीजन मेकिंग की बात है। फील आ रहा है कि नहीं बताओ फास्ट, ये भी एक डिसीजन मेकिंग की बात है। क्या बात समझ में आ रही बताओ फास्ट जल्दी से, यस और नो जल्दी बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात आती है, सर हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे, हम कौन से कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करें। अब जनरली देखा जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक यंग लोग ज्यादा पीते हैं एंड बुजुर्ग लोग उतना ज्यादा नहीं पीते, तो हमको यंग लोगों को ज्यादा टारगेट करना चाहिए, यंग लोगों के लिए मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। तो सर फिर मार्केटिंग में कितना पैसा खर्चा करें, ये सारे डिसीजन आते हैं। एंड फाइनली डिसीजन आता है कि देखो यार हर बिजनेस करने का कुछ ना कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होता है। जरूरी है क्या एमवी ओला लॉन्च किया तो प्रॉफिट होगा, जरूरी थोड़ी ना है, लॉस भी हो सकता है। तो फिर आपको उसका भी असेसमेंट करना चाहिए कि अगर बिजनेस चालू किया तो कितना रिस्क, कितना अनसर्टेनिटी हो सकता है, एंड अगर कोई रिस्की सिचुएशन आई तो मैं उससे कैसे कॉम्बैट कर सकता हूं रिस्की सिचुएशन में, उसके बारे में कुछ प्लानिंग मुझे बनानी चाहिए। तो ये होता है कि कोई भी बिजनेस चालू करने के पहले हमको कुछ चीजों का डिसीजन लेना पड़ता है, वो ये है। एंड इस पे इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है चलिए, ओके 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 चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, अगला अगला देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है सर तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जल्दी बताऊंगा एकदम, सुनेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर यही चीजें पढ़ते हैं कि कैसे हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में किस तरह से एलोकेट किया जाए, किस तरह से एलोकेट किया जाए हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारे अनलिमिटेड वांट्स में। इसी चीज को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि क्या क्या तरीके हैं। तो हम डिमांड का कॉन्सेप्ट, सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। मतलब इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको यूज करके आप ये एलोकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। एंड बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस में भी तो सेम चीज होती है कि वांट्स अनलिमिटेड है, बिजनेस में तो सेम चीज होती है कि वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, लेकिन इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस में वो लिमिटेड होते हैं।
तो कैसे एलोकेट करें इसको, हमारे रिसोर्सेस को किस तरह से एलोकेट किया जाए। तो मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, अगर इन कॉन्सेप्ट्स को ही मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब मैं इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करता हूं बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसीलिए हमने जब चैप्टर 2 में अभी हम डिमांड वगैरह पढ़ रहे थे, हमने जब इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने जब डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने आपको बाद में बताया था कि ये चीजें बिजनेस में कैसे यूज की जाती है। इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो डेफिनेशन क्या है देखेंगे जल्दी से एक बार। डेफिनेशन क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए जब हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं उसे बोलता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ओके चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब इसमें एक ये है जोल डीन। जोल डीन, तो जोल डीन ने डेफिनेशन दिया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। ये जोल डीन ने डेफिनेशन दिया था बिजनेस इकोनॉमिक्स का। मतलब वही चीज है। अब देखो देखो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जिसके अंदर एक आता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं जिनको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है किसका, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी क्या कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स है क्या उनको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूं क्या बिजनेस में। हाँ, इसलिए मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलता हूं। वेरी वेरी गुड, ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। थोड़ा और थोड़ा और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे थोड़ा और? हम्म, बेटा आज से ही स्टार्ट हुआ है विशाल जी, आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हाँ सुनो ना बातें, कुछ तो सुनो ना, सुन रहे हो तुम लोग? थोड़ा और सुनो ना, थोड़ा सा और सुनो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, चलो सुनेंगे। हम्म, तो क्या है इधर, थोड़ा और क्या है, थोड़ा और। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रेफर्स टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस को कौन चलाता है, मैनेजर्स चलाते हैं। मतलब जनरली डिसीजंस कौन लेता है बिजनेस में, मैनेजर्स ही लेते हैं। अब जब मैनेजर्स को ही डिसीजन लेने हैं तो मैनेजर्स ही क्या करते हैं, यही लोग इकोनॉमिक्स का नॉलेज यूज करते हैं इन डिसीजंस को लेने के लिए। इसीलिए मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोल सकता हूं। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? प्लीज बताओ फास्ट। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में, क्या करते हैं बोलो ना, क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स के फंडे यूज कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ठीक है, ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। आगे बढ़ेगा प्लीज जल्दी से, क्या आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बेटा, स्टडी एंड पीडीएफ ऑन योर टिप्स। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क है? तो बेटा डिमांड वाला लेक्चर देख लो मेरा, यहाँ पे आ जाओ देखो। ये देखना, आपको क्या देखना है, ये लॉ ऑफ डिमांड वाला प्लेलिस्ट देखना। कहाँ पे? लाइव डेली लिंक में, लाइव डेली .me/ca लाइव डेली, इस लिंक पे जाना। यहाँ पे एमवी सर वाले टैब पे चले जाना, ये एमवी सर, इस पे ये लॉ ऑफ डिमांड वाला प्लेलिस्ट देखो, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। yes, पूछ रहे हैं, ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं वो आता है चेंजेस इन डिमांड में। ये गुड इवनिंग, चेंजेस इन डिमांड में आता है वो टॉपिक जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जाके देख लो, मिल जाएगा। चलिए वापस आते इधर पढ़ाई पे, चलिए यस। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात आती है सर, व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, हाँ अरे यार आप में कैसे कैसे चीजें बोलते हैं यार, सब वीडियो ब्लर आ रहे हैं बेटा, कैसे ब्लर आएगा?
आपके मोबाइल में टॉप पे 3 डॉट होते हैं, उसको सिलेक्ट करो, उसमें क्वालिटी आती है, क्वालिटी, उस क्वालिटी को सिलेक्ट करो, 720 पिक्सल या 480 पिक्सल या 1020। तो मैं एकदम क्लियर दिखूंगा। मैं 1020 में तो ऐसा दिखूंगा कि स्क्रीन के बाहर ही चला जाता, अभी इतना क्लियर दिखता मैं। जब आप ये वाला सिलेक्ट करते थे स्क्रीन के बाहर ही चला जाता मैं डायरेक्ट, समझ रहे हो? हाँ, चलो आओ वापस इधर। तो आपकी उसमें क्वालिटी ऑटो सिलेक्टेड होता है, इसलिए अपने आप कम हो जाता है। चलो इधर देखो, चलिए। हम्म। हाँ वेदांत, हाँ, चलो इधर देखो ना। हम्म। बेटा चेक करो ना, इशू बुक था, अब ये मैनेजर इकोनॉमिक्स सर्च करो, मिल जाएगा। ये सारी चीजें बेटा बुक में ही है, सारी चीजें। चलो नेक्स्ट। सर अब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है? अब इकोनॉमिक्स में, हम इकोनॉमिक्स में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं जो डेली लाइफ में आती है? क्या डेली लाइफ में सबको ये प्रॉब्लम आती है कि रिसोर्सेस कम है, वांट्स अनलिमिटेड है? सर हमारे पास टाइम कम है, सर हमारे पास टाइम कम है। टाइम मतलब क्या? रिसोर्स कम है। सर हम तो एक्चुअल में सीए, सीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर सब कर लेते सर। हमारी इच्छा तो सब कुछ करने की है, पर समय कम है ना सर, इसलिए सिर्फ सीए कर रहे हैं। क्या फील आ रहा है? है ना? क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ। तो वैसे ही बोला कि इस इकोनॉमिक्स में हम ऐसी सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं जो सबको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इकोनॉमिक लिटरेसी एक बेसिक चीज है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन, है ना? आजकल सीएस को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बेटा आजकल जो है एक कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देखा जाता है। पहले के जमाने में सिर्फ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मतलब क्या, बैलेंस शीट एंड पीएनएल को चेक करते समय, अकाउंटिंग करते समय एंड चेकिंग करते समय सिर्फ बुलाया जाता था, पर आजकल सीए को एक कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर के नजरों से देखा जाता है। आप समझो बेटा, अब हमको अलग नजरों से देखा जाता है, ज्यादा इज्जत दी जाती है सीए को। अब आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई दूसरा चीज किसी ने पूछ लिया एंड आपने बोला अरे नहीं ये तो मुझे नहीं पता, तो कितनी बड़ी आपकी जीबी हो जाएंगी बेटा, कितनी गजब बेइज्जती हो जाएंगी। इसलिए बोलते हैं कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, ठीक है? इससे बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। और अगर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आता है तो उसमें भी हम इकोनॉमिक्स के फंडे यूज कर सकते हैं। तो जैसे क्या, देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज विच इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थियरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। एंड अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो आपको बिजनेस डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। फाइनली आखिरी आखिरी पॉइंट, आज के दिन का आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे फास्ट। आखिरी चीज पढ़ेंगे बेटा आज के दिन की, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, प्लीज देखेंगे इधर, देखो ना इधर। चलिए। हम्म। आखिरी चीज, आखिरी चीज देखेंगे बेटा क्या, कि हम इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ओके ओके। तो सर हमको बताओ आप, स्क्रीन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो। तो माइक्रो में आय, जो इसको याद करने के लिए मैं बताता हूँ, आय को आप बोलेंगे इंडिविजुअल। जब मैं इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ता हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में, या इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, उसको बोलता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ता हूँ, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ता हूं मैं इकोनॉमी के बारे में, कि पूरे इकोनॉमी में कितनी इनकम बढ़ रही है लोगों की, पूरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, उसे बोलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल कितना डिमांड कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितनी है, एग्रीगेट लेवल की बातें करूंगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है,
चलिए, तो याद रखने के लिए आपको बताया चीजें, चलिए देखेंगे। हाँ, सो देखेंगे जल्दी से क्या है यहाँ पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज माइक्रो देखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन इकोनॉमिक सिस्टम। इट एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स, देखो इंडिविजुअल यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजंस एज टू हाउ टू एफिशिएंटली एलोकेट देयर स्केर्स रिसोर्सेस। एमसीक्यू आता है। इन डैश individual units make decisions to how to efficiently allocate scarce resources। माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे इंडिविजुअल लोग, कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल फर्म अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं अनलिमिटेड बॉन्ड्स में, मैं उसको बोलता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स पे फोकस करते हैं, है ना। यहाँ पे हम पूरे इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी बातें नहीं करते माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैक्रो की बात करता हूं। यहां पे मैं इकोनॉमी के बारे में एज अ होल पढ़ता हूं, मैं यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में एग्रीगेट लेवल पे पढ़ाई करता हूं कि पूरे इकोनॉमी में क्या चेंज आया है, पूरे इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ी है या गिरी है, नेशनल इनकम की बातें कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रही बातें, प्लीज बताए फास्ट। तो देखेंगे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखूं, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर बिहेवियर, अभी इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 यूनिट 2 का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इंडिविजुअल कंज्यूमर की कितनी यूटिलिटी है, कंज्यूमर बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल लेवल पे बातें करता हूं। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग का मतलब क्या है, फैक्टर प्राइसिंग का मतलब क्या है, आपको जो है बेटा कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको इनपुट्स लगते हैं, इनपुट्स, तो आपके इनपुट्स का क्या खर्चा आ रहा है, फैक्टर प्राइसिंग। ये क्या है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात चल रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अलग अलग सिचुएशन में पर्टिकुलर फर्म्स कैसे रिएक्ट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, नेशनल इनकम, पूरे इकोनॉमी की इनकम कितनी है, पूरे इकोनॉमी में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, पूरे इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, हमारी इकोनॉमी का एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट में जो पेमेंट किया, एक्सपोर्ट से जो पेमेंट मिलता है, इंपोर्ट में जो पेमेंट किया, उसके डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसकी बातें करते हैं। हमारे करेंसी की वैल्यू क्या है, ओवरऑल लेवल में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पूरे इकोनॉमी में, ये सारी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो जल्दी से बताएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे बातें करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पे बातें करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों आज का सेशन करता हूं मैं खत्म। हम नेक्स्ट सेशन में नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। यस, तो गाइज आई होप कि आप सबको हमारे इस लेक्चर में काफी ज्यादा मजा आया होगा। जरूर बेटा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है हमारा ये सेशन। एंड हमारा दोस्तों लक्ष्य 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप MB सर कोड को यूज कर सकते हैं। 22 दिसंबर से ही बेटा बैच स्टार्ट हुआ है, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे एजुकेटर्स के आपको नोट्स इस बैच में ही आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे आप चाहें तो रेगुलर सब्सक्रिप्शन या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, MB सर कोड लगाना ना भूले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स सो मच गाइज, बाय बाय एंड गुड नाइट।